नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ की जिसने हजारों सालों तक भारत के समाज, कानून और शासन पर अपनी छाप छोड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति की। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराना ये ग्रंथ समाज के बारे में, हमारी जिंदगी के बारे में और राजकाज चलाने के बारे में आखिर कहता क्या है। मतलब ये किस तरह की दुनिया का नक्शा हमारे सामने रखता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मनुस्मृति सिर्फ कोई कहानी की किताब नहीं है, ये एक धर्मशास्त्र है। अब धर्मशास्त्र का मतलब क्या? मतलब ये वो ग्रंथ हैं जो धर्म यानी कानून, कर्तव्य और सही आचरण के बारे में बताते हैं। और मनुस्मृति को इन सब में सबसे पुराना और सबसे जरूरी माना जाता है। और हाँ, माना जाता है कि इसे सातवाहन वंश के दौर में लिखा गया था, जो इसे एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक दस्तावेज भी बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं समाज की। मनुस्मृति के हिसाब से एक आदर्श समाज की संरचना, उसका ढांचा कैसा होना चाहिए। देखिए, मनु की जो सामाजिक व्यवस्था है वो दो बड़े पिलर्स पर खड़ी है। एक तरफ है वर्ण व्यवस्था जो पूरे समाज का ढांचा तय करती है, और दूसरी तरफ है आश्रम व्यवस्था जो एक इंसान की पूरी जिंदगी का ढांचा तय करती है। एक समाज के लिए, दूसरा व्यक्ति के लिए। तो ये वर्ण व्यवस्था क्या है? इसके हिसाब से समाज को 4 वर्णों या कह लें कि सामाजिक वर्गों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ग्रंथ ये कहता है कि ये जो बंटवारा है, ये व्यक्ति के कर्म और उसके गुणों पर आधारित है। मतलब किसका क्या काम है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये तय होता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो है आश्रम व्यवस्था। ये जिंदगी को 4 हिस्सों में बांटती है। पहला ब्रह्मचर्य, मतलब स्टूडेंट लाइफ। फिर गृहस्थ यानी घर परिवार वाला जीवन। उसके बाद वानप्रस्थ, रिटायरमेंट की तरह। और आखिर में सन्यास, जब सब कुछ त्याग दिया। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसमें गृहस्थ आश्रम को यानी हाउस होल्डर लाइफ को सबसे जरूरी माना गया है। क्यों? क्योंकि यही वो स्टेज है जो बाकी तीनों स्टेजेस को सपोर्ट करता है, समाज को चलाता है। ठीक है, समाज का ढांचा तो समझ लिया, पर एक व्यक्ति की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, जन्म से लेकर आखिरी मकसद तक उसका रास्ता कैसा हो, मनुस्मृति इस पर भी बात करती है। और ये रास्ता तय होता है 16 संस्कारों से। जी हाँ, पूरे 16 संस्कार। ये एक तरह से जिंदगी के माइलस्टोन्स हैं, जरूरी रस्में जो जन्म से भी पहले शुरू हो जाती हैं और जिंदगी के हर बड़े मोड़ पर साथ चलती हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, पहले 3 संस्कार गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ये तीनों बच्चे के पैदा होने से भी पहले किए जाते हैं। सोचिए जिंदगी की तैयारी को कितना ज्यादा महत्व दिया गया है। संस्कार तो हो गए जिंदगी के पड़ाव, पर जिंदगी का मकसद क्या है? इसके लिए दिए गए हैं 4 पुरुषार्थ यानी जीवन के 4 लक्ष्य। वो हैं धर्म, मतलब सही रास्ते पर चलना; अर्थ यानी धन दौलत कमाना; काम यानी इच्छाओं की पूर्ति; और आखिर में मोक्ष यानी मुक्ति। और कहा गया है कि इन चारों में बैलेंस बनाकर चलना ही एक कामयाब जिंदगी है। चलिए अब समाज और व्यक्ति से हटकर बात करते हैं राजनीति की। एक राज्य कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, मनुस्मृति में इस पर भी बहुत कुछ कहा गया है, जिसे राजधर्म कहते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी आती है, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। मतलब राजा कोई आम इंसान नहीं है, उसे भगवान ने भेजा है। क्यों? ताकि वो दुनिया से अराजकता मतलब अफरा तफरी को खत्म करके व्यवस्था बनाए। और इसीलिए राजा की जवाबदेही लोगों के प्रति नहीं, बल्कि सीधे ईश्वर के प्रति होती है। और इस डिवाइन थ्योरी को और पुख्ता करने के लिए कहा गया है कि राजा को बनाने में 8 अलग-अलग देवताओं के अंश लगे हैं। सोचिए, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, इन सब की थोड़ी थोड़ी शक्ति लेकर राजा को बनाया गया है। इसी से उसे वो असाधारण ताकत मिलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, राजा दिव्य है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमानी कर सकता है। बिल्कुल नहीं। ग्रंथ में साफ साफ और बार बार कहा गया है कि राजा का सबसे बड़ा, सबसे पहला धर्म है प्रजा रक्षणम, मतलब अपनी जनता की रक्षा करना, उनका भला करना। तो राजा की बात हो गई। अब राज्य कैसा हो, इसके लिए आता है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग मतलब 7 अंग।
इस थियरी में राज्य को एक जिंदा शरीर की तरह देखा गया है जिसके 7 जरूरी हिस्से हैं, और अगर एक भी हिस्सा कमजोर हुआ तो पूरा शरीर यानी पूरा राज्य कमजोर हो जाएगा। तो ये 7 अंग कौन कौन से हैं? चलिए गिनते हैं। सबसे पहले स्वामी यानी राजा खुद, फिर अमात्य यानी उसके मंत्री, तीसरा पुर यानी राजधानी, चौथा राष्ट्र यानी जमीन और उस पर रहने वाले लोग, पांचवा है कोष यानी ट्रेजरी या खजाना, छठा है दंड जिसमें सेना और कानून दोनों आते हैं, और सातवां और आखिरी है मित्र यानी दोस्त, देश या सहयोगी। जब ये सातों मिलकर सही से काम करते हैं तभी राज्य मजबूत बनता है। तो हमने समाज की बात की, व्यक्ति की जिंदगी की बात की, राजा और राज्य की भी बात कर ली, पर इन सब के पीछे इन सबको जोड़ने वाला धागा क्या है? वो एक कौन सा आइडिया है जो इन सब का आधार है? वो धागा है धर्म। और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। मनुस्मृति में धर्म एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये वो नैतिक कानून है, वो कॉस्मिक ऑर्डर है, वो कर्तव्य है जो समाज को, व्यक्ति को और राजा को, सबको अपनी अपनी जगह पर बनाए रखता है। यही है जो पूरे यूनिवर्स का बैलेंस कायम रखता है। और अगर इस पूरे ग्रंथ का सार एक लाइन में समझना हो तो वो इस श्लोक में है, आचारः परमो धर्मः। इसका मतलब है अच्छा आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है। सारे नियम कानून, सारी व्यवस्थाओं से भी ऊपर है सही व्यवहार, सही कंडक्ट। शायद यही इस ग्रंथ का सबसे बड़ा मैसेज है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है कि आज के इस दौर में धर्म, दंड और राजकाज को लेकर मनु के ये सिद्धांत कितने प्रासंगिक हैं, कितने नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।